20x से अधिक रिटर्न दिया। आधा प्रतिशत 21,000 में से लगभग 100 कंपनियों ने 50 गुना या उससे अधिक कमाया। उद्योग का अधिकांश रिटर्न यहीं से आता है। आप सोच सकते हैं कि यही चीज उद्यम पूंजी को इतना जोखिम भरा बनाती है। और वीसी में निवेश करने वाला हर कोई जानता है कि यह जोखिम भरा है। अधिकांश स्टार्टअप विफल हो जाते हैं और दुनिया केवल कुछ बड़ी सफलताओं को अनुमति देने के लिए पर्याप्त दयालु है। यदि आप सुरक्षित, पूर्वानुमानित और अधिक स्थिर रिटर्न चाहते हैं, तो आप बड़ी सार्वजनिक कंपनियों में निवेश करते हैं। या ऐसा आप सोच सकते हैं। याद रखें, पूंछ ही सब कुछ चलाती है। समय के साथ बड़े सार्वजनिक शेयरों के बीच सफलता का वितरण उद्यम पूंजी की तुलना में बहुत अलग नहीं है। अधिकांश सार्वजनिक कंपनियां खराब होती हैं, कुछ अच्छा प्रदर्शन करती हैं और मुट्ठी भर असाधारण विजेता बन जाती हैं, जो शेयर बाजार के अधिकांश रिटर्न के लिए जिम्मेदार होती हैं। जे.पी. मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट ने एक बार रसेल 3000 इंडेक्स के लिए रिटर्न का वितरण प्रकाशित किया था। सार्वजनिक कंपनियों का एक बड़ा, व्यापक संग्रह 1980 के बाद से। सभी रसेल 3000 स्टॉक घटकों में से 40% ने अपने मूल्य का कम से कम 70% खो दिया और कभी भी इससे उबर नहीं पाए। अवधि प्रभावी रूप से सूचकांक के सभी समग्र रिटर्न 7% घटक कंपनियों से आए, जिन्होंने कम से कम 2 मानक विचलनों से बेहतर प्रदर्शन किया। उद्यम पूंजी से आप इसी प्रकार की अपेक्षा करेंगे, लेकिन एक उबाऊ, विविधीकृत सूचकांक के अंदर यही हुआ। अधिकांश सार्वजनिक कंपनियों की इस पिटाई ने किसी भी उद्योग को नहीं बख्शा। सभी सार्वजनिक प्रौद्योगिकी और दूरसंचार कंपनियों में से आधे से अधिक अपना अधिकांश मूल्य खो देती हैं और कभी भी उबर नहीं पाती हैं। सार्वजनिक उपयोगिताओं में भी विफलता दर 10 में से 1 से अधिक है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सार्वजनिक कंपनी और रसेल 3000 का सदस्य बनने के लिए आपको एक निश्चित स्तर की सफलता हासिल करनी होगी। ये स्थापित निगम है, न कि रात भर चलने वाले स्टार्टअप। अभी भी अधिकांश का जीवनकाल वर्षों में मापा जाता है, पीढ़ियों में नहीं। इन कंपनियों में से एक का उदाहरण लें, कैरोल को, रसेल 3000 इंडेक्स का पूर्व सदस्य। इसने 1980 और 1990 के दशक की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें पहली 3 रेनबो फिल्में टर्मिनेटर 2, बेसिक इंस्टिंक्ट और टोटल रिकॉल शामिल हैं। कैरोल को 1987 में सार्वजनिक हुई। यह एक बड़ी सफलता थी, एक के बाद एक हिट फिल्में। 1991 में इसका राजस्व आधा अरब डॉलर था, जिसका बाजार पूंजीकरण $400 मिलियन था, जो उस समय बड़ी रकम थी, खासकर एक फिल्म स्टूडियो के लिए। और फिर यह असफल हो गया। ब्लॉकबस्टर फिल्में रुक गईं, कुछ बड़े बजट की परियोजनाएं फ्लॉप हो गईं और 1990 के दशक के मध्य तक कैरोल को इतिहास बन चुकी थी। 1996 में यह दिवालिया हो गया। स्टॉक शून्य हो गया। आपका दिन शुभ हो। एक विनाशकारी क्षति। और 10 में से 4 सार्वजनिक कंपनियां समय के साथ अनुभव करती हैं। कैरोल को की कहानी इसलिए बताने लायक नहीं है क्योंकि यह अनोखी है, बल्कि इसलिए बताने लायक है क्योंकि यह आम है। यहाँ इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, रसेल 3000 1980 के बाद से 73 गुना से अधिक बढ़ गया है। यह एक शानदार वापसी है। यही सफलता है। सूचकांक में शामिल 40% कंपनियां प्रभावी रूप से विफल रहीं, लेकिन जिन 7% घटकों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वे खराब स्थिति को दूर करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। बिल्कुल हेंज बर्गग्रेन की तरह, लेकिन पिकासो और मैटिस के बजाय माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट के साथ। न केवल कुछ कंपनियां बाजार के अधिकांश रिटर्न के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि उन कंपनियों के भीतर और भी अधिक टेल इवेंट हैं। 2018 में अमेजन ने S&P 500 के रिटर्न का 6% प्राप्त किया। और अमेजन की वृद्धि लगभग पूरी तरह से प्राइम और अमेजन वेब सेवाओं के कारण है, जो स्वयं एक ऐसी कंपनी के टेल इवेंट हैं, जिसने फायर फोन से लेकर ट्रैवल एजेंसियों तक सैकड़ों उत्पादों के साथ प्रयोग किया है। 2018 में सूचकांक के लगभग 7% रिटर्न के लिए एप्पल जिम्मेदार था। और यह आईफोन द्वारा काफी हद तक संचालित है, जो तकनीकी उत्पादों की दुनिया में टेल वाई के समान है। और इन कंपनियों में कौन काम कर रहा है? गूगल की नियुक्ति स्वीकृति दर 0.2% है। वर्ग फेसबुक की 0.1% है। वर्ग धन एप्पल की लगभग 2% है। वर्ग इसलिए इन टेल प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले लोग जो टेल रिटर्न चलाते हैं, उनके पास टेल करियर है। यह विचार कि अधिकांश परिणाम कुछ चीजों पर निर्भर करते हैं, आपके निवेश पोर्टफोलियो में शामिल कंपनियों के लिए ही सही नहीं है। एक निवेशक के रूप में यह आपके व्यवहार का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेपोलियन की सैन्य प्रतिभा की परिभाषा थी, वह व्यक्ति जो औसत कार्य कर सकता है जब उसके आसपास के सभी लोग पागल हो रहे हों। निवेश में भी ऐसा ही है।
अधिकांश वित्तीय सलाह आज के बारे में है। आपको अभी क्या करना चाहिए और आज किन शेयरों में खरीदारी अच्छी दिख रही है। लेकिन आज का अधिकांश समय उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक निवेशक के रूप में आपके जीवनकाल के दौरान आप आज या कल या अगले सप्ताह जो निर्णय लेते हैं वह उतना मायने नहीं रखेगा जितना कि आप कुछ दिनों के दौरान क्या करते हैं। संभवतः 1% समय या उससे कम जब बाकी सभी लोग आसपास होते हैं तुम पागल हो रहे हो। विचार करें कि यदि आपने 1900 से 2019 तक हर महीने $1 बचाया तो क्या होगा। आप उस $1 को हर महीने अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, चाहे बारिश हो या धूप। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्थशास्त्री आसन मंदी या नए भालू बाजार के बारे में चिल्ला रहे हैं। आप बस निवेश करते रहें। आइए एक निवेशक को बुलाएं जो यह मुकदमा करता है। लेकिन शायद मंदी के दौरान निवेश करना बहुत डरावना है। तो शायद आप अपना $1 शेयर बाजार में तब निवेश करते हैं जब अर्थव्यवस्था मंदी में नहीं होती है। जब मंदी होती है तो सब कुछ बेच देते हैं और अपना मासिक $1 नकद में बचाते हैं, और मंदी खत्म होने पर सब कुछ वापस शेयर बाजार में निवेश कर देते हैं। हम इस निवेशक को जिम कहेंगे। या शायद मंदी से आपको डराने में कुछ महीने लग जाते हैं और फिर आपको बाजार में वापस आने से पहले आत्मविश्वास हासिल करने में कुछ समय लगता है। जब कोई मंदी न हो तो आप शेयरों में $1 का निवेश करते हैं, मंदी शुरू होने के 6 महीने बाद बेचते हैं और मंदी के 6 महीने बाद वापस निवेश करते हैं। समाप्त होता है। हम आपको टॉम कहेंगे। समय के साथ इन 3 निवेशकों के पास कितना पैसा बचेगा। मुकदमा $4,35,551 पर समाप्त हुआ। जिम के पास $2,57,386 हैं। टॉम $234,476। सू 1 मील से जीत गई। 1900 और 2019 के बीच 1,428 महीने थे। उनमें से 300 से अधिक महीने मंदी के दौरान थे। इसलिए जब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में थी या उसके करीब थी, केवल 22% समय के दौरान खुद को शांत रखकर सू के पास जिम या टॉम की तुलना में लगभग 3/4 अधिक पैसा था। एक हालिया उदाहरण देने के लिए, 2008 के अंत और 2009 की शुरुआत में कुछ महीनों के दौरान आपने एक निवेशक के रूप में कैसा व्यवहार किया, इसका आपके जीवन भर के रिटर्न पर 2000 से 2008 तक आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ेगा। पुराने पायलट ने चुटकी ली है कि उनकी नौकरियां घंटों घंटों की बोरियत के बीच सरासर आतंक के क्षण आते हैं। निवेश में भी ऐसा ही है। एक निवेशक के रूप में आपकी सफलता इस बात से निर्धारित होगी कि आप आतंक के विरामित क्षणों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, न कि क्रूज नियंत्रण पर बिताए गए वर्षों से। निवेश प्रतिभा की एक अच्छी परिभाषा वह पुरुष या महिला है जो औसत कार्य कर सकता है जब उसके आसपास के सभी लोग पागल हो रहे हों। पूंछ सब कुछ चलाती है। जब आप स्वीकार करते हैं कि व्यवसाय, निवेश और वित्त में सब कुछ पूंछ से संचालित होता है तो आपको एहसास होता है कि बहुत सी चीजों का गलत होना, टूटना, विफल होना और गिरना सामान्य है। यदि आप एक अच्छे स्टॉक चयनकर्ता हैं तो आप शायद आधे समय सही होंगे। यदि आप एक अच्छे बिजनेस लीडर हैं तो शायद आपके आधे उत्पाद और रणनीति विचार काम करेंगे। यदि आप एक अच्छे निवेशक हैं तो अधिकांश वर्ष ठीक रहेंगे और अधिकांश वर्ष खराब रहेंगे। यदि आप एक अच्छे कर्मचारी हैं तो आपको कई प्रयासों और परीक्षणों के बाद सही क्षेत्र में सही कंपनी मिल जाएगी। और ऐसा तभी है जब आप अच्छे हों। पीटर लिंच हमारे समय के सर्वश्रेष्ठ निवेशकों में से एक हैं। यदि आप इस व्यवसाय में बहुत अच्छे हैं तो आप 10 में से 6 बार सही हैं, उन्होंने एक बार कहा था। ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको हर बार परफेक्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए, विमान उड़ाना। फिर ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां आप कम से कम लगभग हर समय अच्छा बने रहना चाहते हैं। मान लीजिए एक रेस्तरां शेफ है। निवेश, व्यवसाय और वित्त इन क्षेत्रों की तरह नहीं है। मैंने निवेशकों और उद्यमियों दोनों से जो कुछ सीखा है वह ये है कि कोई भी हर समय अच्छे निर्णय नहीं लेता है। सबसे प्रभावशाली लोग भयानक विचारों से भरे होते हैं जिन पर अक्सर कार्रवाई की जाती है। अमेज़न ले लो। ये सोचना सहज नहीं है कि किसी बड़ी कंपनी में असफल उत्पाद लॉन्च सामान्य और ठीक होगा। सहज रूप से आप सोचेंगे कि सीईओ को शेयरधारकों से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सीईओ जेफ बेजोस ने कंपनी के फायर फोन के विनाशकारी लॉन्च के तुरंत बाद कहा, यदि आपको लगता है कि यह एक बड़ी विफलता है तो हम अभी बहुत बड़ी विफलताओं पर काम कर रहे हैं। मैंने कोई मजाक नहीं किया। उनमें से कुछ फायर फोन को एक छोटे से ब्लिप की तरह बनाने जा रहे हैं। अमेज़न के लिए फायर फोन पर बहुत सारा पैसा खोना ठीक है क्योंकि इसकी भरपाई अमेज़न वेब सेवाओं जैसी किसी चीज से होगी जो दसियों अरबों डॉलर कमाती है। बचाव के लिए पूंछ। नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने एक बार घोषणा की थी कि उनकी कंपनी रद्द कर रही है कई बड़े बजट की प्रस्तुतियां।
उसने जवाब दिया, अभी हमारा हिट अनुपात बहुत अधिक है। मैं हमेशा कंटेंट टीम पर जोर देता रहता हूँ। हमें और जोखिम उठाना होगा। आपको और अधिक पागलपन भरी चीजें आजमानी होंगी क्योंकि कुल मिलाकर हमारे पास रद्दीकरण दर अधिक होनी चाहिए। ये भ्रम या जिम्मेदारी की विफलता नहीं है। वे इस बात की स्मार्ट स्वीकृति है कि कैसे पूंछे सफलता को आगे बढ़ाती हैं। प्रत्येक अमेजन प्राइम या ऑरेंज द न्यू ब्लैक के लिए आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आपके पास कुछ युगल होंगे। ये सहज क्यों नहीं है? इसका एक कारण यह है कि अधिकांश क्षेत्रों में हम केवल तैयार उत्पाद देखते हैं, न कि उस नुकसान को देखते हैं जिसके कारण अंतिम सफलता वाला उत्पाद प्राप्त हुआ। मैं टीवी पर जो क्रिस रॉक देखता हूं वह प्रफुल्लित करने वाला, दोषरहित है। हर साल दर्जनों छोटे क्लबों में प्रदर्शन करने वाला क्रिस रॉक बिल्कुल ठीक है। वह डिजाइन द्वारा है। कोई भी हास्य प्रतिभा इतनी बुद्धिमान नहीं होती कि पहले से ही जान सके कि कौन सा चुटकुला अच्छा लगेगा। प्रत्येक बड़ा हास्य कलाकार अपनी सामग्री को बड़े स्थानों पर उपयोग करने से पहले छोटे क्लबों में परीक्षण करता है। रॉक से एक बार पूछा गया था कि क्या वह छोटे क्लबों को मिस करते हैं। उसने जवाब दिया, जब मैं कोई दौरा शुरू करता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं मैदान से शुरुआत करता हूं। इस आखिरी दौरे से पहले मैंने न्यू ब्रंसविक में स्ट्रेस फैक्ट्री नामक इस जगह पर प्रदर्शन किया था। दौरे की तैयारी के लिए मैंने लगभग 40 या 50 शो किए। एक अखबार ने इन छोटे क्लब सत्रों की रूपरेखा तैयार की। इसमें रॉक द्वारा नोट्स के पन्नों को खंगालने और सामग्री को टटोलने का वर्णन किया गया है। मुझे इनमें से कुछ चुटकुले काटने होंगे, वह स्किट के बीच में कहते हैं। मैं नेटफ्लिक्स पर जो अच्छे चुटकुले देखता हूं वे सैकड़ों प्रयासों के बाद निकले अवशेष हैं। निवेश में भी कुछ ऐसा ही होता है। वॉरेन बफे की नेटवर्थ या उनके औसत वार्षिक रिटर्न का पता लगाना आसान है, या यहां तक कि उसका सबसे अच्छा, सबसे उल्लेखनीय निवेश भी। वे वहीं खुले में हैं और लोग उन्हीं के बारे में बात करते हैं। अपने करियर में किए गए प्रत्येक निवेश को एक साथ जोड़ना बहुत कठिन है। कोई भी बेकार चयन, बदसूरत व्यवसायों, खराब अधिग्रहणों के बारे में बात नहीं करता है। लेकिन वे बफे की कहानी का एक बड़ा हिस्सा हैं। वे पूंछ संचालित रिटर्न का दूसरा पक्ष हैं। 2013 में बर्कशायर हैथवे शेयरधारक बैठक में वॉरेन बफे ने कहा कि उनके पास अपने जीवन के दौरान 400 से 500 स्टॉक थे और उन्होंने उनमें से 10 पर अपना अधिकांश पैसा कमाया। चार्ली मुंगर ने कहा, यदि आप बर्कशायर के कुछ शीर्ष निवेशों को हटा दें तो इसका दीर्घकालिक ट्रैक रिकॉर्ड काफी औसत है। जब हम किसी रोल मॉडल की सफलताओं पर विशेष ध्यान देते हैं तो हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उनका लाभ उनके कार्यों के एक छोटे प्रतिशत से आया है। इससे हमारी अपनी असफलताएं, हानियां और असफलताएं महसूस होती हैं जैसे हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन यह संभव है कि हम गलत हों या कुछ हद तक सही हों, जैसे अक्सर स्वामी होते हैं। हो सकता है कि जब वे सही हों तो वे अधिक सही हों, लेकिन वे भी उतनी ही बार गलत हो सकते हैं जितनी बार आप। जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा था, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही हैं या गलत, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि जब आप सही होते हैं तो आप कितना पैसा कमाते हैं और जब आप गलत होते हैं तो आप कितना खो देते हैं। आप आधे समय गलत हो सकते हैं और फिर भी भाग्य बना सकते हैं। हमारी आकाशगंगा में 100 अरब ग्रह हैं और जहां तक हम जानते हैं उनमें से केवल एक में ही बुद्धिमान जीवन है। तथ्य यह है कि आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये सबसे लंबी पूंछ का परिणाम है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ये खुश होने वाली बात है। आगे आइए देखें कि पैसा आपको कैसे और भी अधिक खुश कर सकता है।